हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विद गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन बिहार एसएससी में जो पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2020 के बीच में, उस क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कस किया था। टोटल क्वेश्चन लगभग 152 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखे थे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। लगभग 35 ऐसे टॉपिक थे जिसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं। उसमें भी हम लोग देखे थे कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो आज हम लोग उसी कड़ी के तहत हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि किस टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो जो स्टूडेंट कल का वीडियो नहीं देखे हैं वो कल का वीडियो देख लें, तभी आज का वीडियो उनको समझ में आएगा। और कल के वीडियो नहीं देखेंगे तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो नहीं समझ में आएगा। इसलिए कि कल मैं पूरे डिस्कस के साथ बताया हूँ कि कितने टॉपिक हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। इसलिए कल का वीडियो आप लोग देख लीजिए, तभी आज का वीडियो आप लोग को समझ में आएगा। तो अब दूसरी बात ये कि जो भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए हुए हैं आप लोग गेस कीजिए। जो मैं आप लोग को बताया हूँ तो उस जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए हुए हैं तो क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। क्या आलोचन पढ़ लेने से कवर हो जाएगा एग्जाम? क्या क्राउन पढ़ लेने से हो जाएगा या कोई अन्य बुक पढ़ना पड़ेगा? तो मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि लूसेंट और क्राउन जो कि मार्केट में बहुत ही मात्रा में अवेलेबल है और बहुत से लड़के इसका अध्ययन करते हैं, तो लूसेंट और क्राउन से लगभग क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब 100 में 80% क्वेश्चन आए हैं। तो लूसेंट और क्राउन पढ़ लेने से रिजल्ट तो हो जाएगा, लेकिन आपको रिजल्ट से क्यों मतलब नहीं है, आपको मतलब मेरिट लिस्ट में नाम आने से है, ना कि केवल पीटी के रिजल्ट से मतलब है। तो जो लड़के अगर लूसेंट क्राउन पढ़ चुके हैं उनका तो ठीक है, और उससे आगे की तैयारी करें। जैसे लूसेंट क्राउन पढ़ने के बाद परीक्षा वाणी है या और एक ज्योग्राफी की बुक है, जैसे पेरियार प्रकाशन का है या यूनिक प्रकाशन का है, तो उसमें आप लोग अध्ययन कीजिए। क्योंकि अभी आप लोग मैं बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो लूसेंट क्राउन से तो आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि लूसेंट क्राउन से नहीं आए हैं। आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन आए कहाँ से। तो लूसेंट क्राउन जिनको याद है तब तो ठीक है, और नहीं याद है तो उनको याद करें। तो मैं आप लोगों को आज उसी क्वेश्चन के बारे में कि वो क्वेश्चन जो लूसेंट और क्राउन से आए हैं वो कहाँ से आए हैं, मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ ये दिखाऊंगा कि वो कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ऐसे केवल कहने मात्र से कि आप लोग लूसेंट याद कर लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए, क्राउन पढ़ लीजिए, ये कह दें तो क्या आप लोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को देखना पड़ेगा कि लूसेंट के किस पेज नंबर से आए हैं, क्राउन के किस पेज नंबर से आए हैं, तभी आप लोग को ये विश्वास होगा कि हाँ लूसेंट पढ़ने से क्वेश्चन आ रहा है, क्राउन पढ़ने से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आइए हम लोग चलते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं सचिवालय में, उसको हम लोग देखते हैं और ये देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं या उसको आगे कैसे पढ़ें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। क्वेश्चन आया हुआ है, प्रथम स्नातक स्तरीय मेंस में क्वेश्चन है, 2013 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। आप लोग क्वेश्चन में रखे होंगे, सचिवालय का एसएससी का जो एग्जाम प्रस्तावित है उसका आप लोग क्वेश्चन में रखेंगे। उसके क्वेश्चन में आप देखिएगा कि प्रथम स्नातक स्तरीय में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है ज्योग्राफी का क्वेश्चन कि भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है, मतलब कहाँ है। तो ऑप्शन है केरल, गोवा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो आप लोग ये पढ़े होंगे, थोड़ा सा अंदर से पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग ये पढ़े होंगे कि सबसे लंबी तट रेखा कौन सी है भारत की। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? आप लोग जानते हैं गुजरात है। सेकंड पर कौन है? आंध्र प्रदेश है। थर्ड पर कौन है? तमिलनाडु है। ऐसे ही 13 स्टेट हैं केंद्र शासित और केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को लेकर के, ऐसे राज्य तो 9 हैं और केंद्र शासित 4 हैं, तो 9 और 4 मिलाकर 13 हो गए। मतलब 13 राज्य कोई तट रेखा समुद्र से टच करती है, तो उसमें सबसे लंबी तट रेखा जो है गुजरात की है। अभी तक क्वेश्चन जो पूछते आया है वो गुजरात के बारे में पूछा है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है, तो गुजरात है। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन दिया नहीं गुजरात, यहाँ पर दिया है 4 ऑप्शन। तो आपको फर्स्ट गुजरात याद रखना है, सेकंड आंध्र प्रदेश और थर्ड तमिलनाडु। तो यहाँ तमिलनाडु आंसर होगा, जो कि थोड़ा सा
डीप से क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि ये मेंस है इसलिए डीप से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आप लोगों को इसको ध्यान में रखना होगा। तो अगर लूसेंट पढ़ रहे होंगे तो उसमें देखिएगा कि तमिलनाडु जो है उसमें आप लोग 3rd नंबर पाया हुआ है। और नहीं, अगर लूसेंट नहीं पढ़े हैं तो परीक्षा वाणी का एक बुक है, उसमें पेज नंबर 14 निकालिएगा, पेज नंबर के साथ में लिख दिया हूँ। अगर परीक्षा वाणी आपके पास होगा तो पेज नंबर 14 निकालिएगा, उसमें ये दिया हुआ है 13 स्टेट का नाम दिया हुआ है और तत्व रेखा की लंबाई दी हुई है, तो उसको आप देख लीजिए। पेज नंबर 14 निकालकर आप इसको देख सकते हैं। इसका आंसर होगा तमिलनाडु। चूंकि मैं सारे क्वेश्चन का प्रूफ के साथ आप लोग को ये दिखा देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। ऐसे हवा में कह देने से नहीं हो पाएगा, दूसरे पढ़ लीजिए, क्रम पढ़ लीजिए, ये किताब पढ़ लीजिए, वो किताब पढ़ लीजिए, नहीं, उसको दिखाइए कि क्वेश्चन किस पेज नंबर से किस चैप्टर से है, तभी आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। और जो कॉन्फिडेंस आएगा तभी आप लोग एग्जाम क्रैक कर पाइएगा। तो पहला क्वेश्चन हुआ पेज नंबर परीक्षा वाणी का 14, देखिए आप लोग, उसमें मिल जाएगा आप लोगों को। दूसरा है जनजाति संथाल। संथाल एक जनजाति है, इस राज्य में नहीं रहती। ये किस राज्य में नहीं रहती, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। संथाल जो जनजाति है किस राज्य में नहीं रहती है? ऑप्शन है असम, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो सभी लोग जानते हैं जो संथाल जनजाति है वो झारखंड की जनजाति है, सभी स्टूडेंट जानते हैं। लेकिन इसमें पूछा है कि संथाल जनजाति किस राज्य में नहीं रहती है, तो इसका भी है, इसका भी दिया हुआ है सोर्स। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो लूसेंट का पेज नंबर जो 116 है। अब आप लोगों के पास देखना होगा कि लूसेंट का कौन सा प्रकाशन है, फिर भी 1-2 पेज इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मेरे पास जो प्रकाशन है 2017-18 का, तो उसमें है 116 पेज नंबर। लेकिन आप लोग का नया प्रकाशन हो सकता है कि पेज नंबर 1 इधर उधर हो जाए, लेकिन पेज नंबर 116 जब देखिएगा लूसेंट का, उसमें आप लोग को दिया होगा संथाल जनजाति के बारे में। उसमें जो जनजाति है झारखंड भी दिया है, उसमें तमिलनाडु भी दिया है, पश्चिम बंगाल भी दिया है। तमिलनाडु यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर उड़ीसा होगा ऑप्शन में, उड़ीसा। तो संथाल जनजाति झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, लेकिन असम में नहीं है। देखिएगा उस पेज नंबर 16 निकालकर लूसेंट का देखिए, उसको देखिए कि कहाँ संथाल जनजाति नहीं है नहीं है। तो पेज नंबर 116 में ये प्रथम स्नातक का स्त्री भी मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भी आया हुआ है मेंस में और ये भी आया हुआ है मेंस। देखिए कितना अंदर से, कितना ज्योग्राफी को अंदर डीप से पूछा हुआ है, जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं, केवल इतना ही याद करते हैं कि संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो झारखंड पाई जाती है। लेकिन यहाँ इसका उल्टा पूछ दिया, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से देखना होगा आप लोगों को। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, ये आप लोग जानते होंगे ग्रीनलैंड है। इसको भी देखिएगा, पेज नंबर 90 जो लूसेंट का दिया हुआ है वो पेज नंबर 90 में है। ये प्रथम इंटरस्तरीय पीटी एग्जाम जो हुआ था 2017 में, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। उसी पेज नंबर में, पेज नंबर 90 में ही एक क्वेश्चन है, सुमात्रा द्वीप स्थित है, ये हिंद महासागर में है। ये भी प्रथम इंटरस्तरीय पीटी परीक्षा 2017 में आया हुआ है। ये भी पेज नंबर 90 में ही, लूसेंट के पेज नंबर 90 में ही है। तो इसी पेज से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं एसएससी में, अगर वो लूसेंट से भी पूछ रहे हैं तो उसमें भी आपको डीप नॉलेज चाहिए। सतही नॉलेज, ऊपर नॉलेज से नहीं काम चलने वाला है। ऊपर नॉलेज तो ये कहता है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन, तो ग्रीनलैंड हो गया, लेकिन अगला ही क्वेश्चन पूछ दिया कि सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो जितने वहां पर द्वीप हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा। इसका मतलब तो यही हुआ कि जितने द्वीप दिए हुए हैं पेज नंबर 90 में, सारे द्वीप को याद करना होगा कि सारे द्वीप जितने हैं वो किस महासागर में हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर लूसेंट भी पढ़ रहे हैं, क्राउन भी पढ़ रहे हैं, तो उसको बहुत ही बारीकी से अध्ययन कीजिए, बहुत ही गहनता के साथ अध्ययन कीजिए। और नहीं तो बुक है, बुक को गहनता से अध्ययन कीजिए, आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। तो अब हम लोग इस 4 क्वेश्चन को देखें, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसको देखेंगे कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। तो आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि किस राज्य में जेमू ग्लेशियर किस राज्य में है। इसको आप लोग खोजिएगा कि लूसेंट में कहीं मिल जाए, क्राउन में कहीं मिल जाए, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि लूसेंट क्राउन से आया ही नहीं है। तो ये कहाँ से आया हुआ है, इसको लिखे हैं परीक्षा वाणी। ये पेज नंबर जब 377 खोजिएगा आप लोग, जो हर एक राज्य के बारे में डिस्कस किया हुआ है परीक्षा वाणी के लास्ट में,
उसमें आप लोग देखिएगा तो जम्मू ग्लेशियर आप लोग को मिलेगा। वो राज्य है सिक्किम। सिक्किम में जम्मू ग्लेशियर है। जम्मू ग्लेशियर सिक्किम में है। दूसरी फैक्ट ये है कि जो तीस्ता नदी आती है वो जम्मू ग्लेशियर से ही निकलती है, जो सिक्किम में बहती है। तीस्ता नदी सिक्किम में जम्मू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकल करके और गंगा ब्रह्मपुत्र जहाँ मिलती है उसमें जाकर के ये तीस्ता नदी मिल जाती है। इसलिए जम्मू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकाला गया है। तो जम्मू ग्लेशियर अगर पूछे तो ये सिक्किम होगा। तो ये लुसेंट क्राउन में नहीं दिया हुआ है, ये आप लोगों को दिया हुआ है परीक्षा वाणी में। इसलिए कुछ क्वेश्चन लुसेंट क्राउन से नहीं है। सारे क्वेश्चन खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी है जो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए और किताबों के अध्ययन करना पड़ता है। तो ये हुआ पेज नंबर 377। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा ज्वालामुखी डोरमंट है? डोरमंट, ये देखिए, ये आप लोगों को दिया है लुसेंट में, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलेगा। आप लोग ज्वालामुखी 3 प्रकार का पढ़ते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। यही 3 ज्वालामुखी पढ़ते हैं। ये डोरमंट कहाँ से आ गया, ये आप लोग कंफ्यूज कर दिया। है लुसेंट से ही, है लुसेंट से ही, लेकिन आप लोग ये कंफ्यूज कर दिया कि डोरमंट ज्वालामुखी कहाँ से आ गया। तो ये कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डोरमंट एक इंग्लिश शब्द है और कुछ नहीं। डोरमंट जो है सुषुप्त, जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, उसका ही इंग्लिश है डोरमंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग हिंदी के साथ उस शब्द विशेष का अंग्रेजी भी देखें, नहीं तो अंग्रेजी में पूछ देगा और हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे और हम कहेंगे कि लुसेंट से है ही नहीं, क्रम से है ही नहीं, आया वहीं से है। देखिएगा आप लोग, पेज नंबर निकालिएगा, पेज नंबर 70 देखिएगा लुसेंट का, उसमें दिया हुआ है, हिंदी भी दिया है, अंग्रेजी भी दिया है। उसमें देखिए आप लोग पेज नंबर 70 निकाल कर। तो डोरमंट जो है ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो सुषुप्त ज्वालामुखी, तो हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है कि जो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, उसका हम अभी देखेंगे। तो इसका आंसर हुआ माउंट वेसुवियस, जो कि इटली में है। इसको आप देख लीजिए, ये प्रथम इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा 8 दिसंबर 2017 को पूछा गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्वालामुखी के बारे हम लोग देख लेते हैं कि अगर इस तरह से क्वेश्चन और इससे क्या क्या बन सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हो सकता है कि इस बार डोरमंट पूछे, अगले बार एक्सटिंक्ट पूछ दे। तो एक्सटिंक्ट क्या है, इसमें डोरमंट पूछा, फिर कोई एक्सटिंक्ट पूछ दे, तो एक्सटिंक्ट क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी है यानी वोल्केनो, अंग्रेजी में वोल्केनो कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी को अंग्रेजी में एक्टिव वोल्केनो, सुषुप्त ज्वालामुखी को अंग्रेजी में डोरमंट वोल्केनो, जो ये डोरमंट ये पूछा हुआ है, डोरमंट वोल्केनो। तीसरा है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी को हिंदी में डेड यानी मृत, और डेड का एक्सटिंक्ट भी कहा जाता है। इसलिए अगर एक्सटिंक्ट पूछ दे तो उसमें घबराना नहीं है, एक्सटिंक्ट मृत को ही कहते हैं। तो ये 3 ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी में कौन कौन से हैं, तो सक्रिय ज्वालामुखी में एटना और स्ट्रामोली, जो इटली में दोनों है। एटना और स्ट्रामोली इटली में है। अगला है कोटोपैक्सी, जो इक्वेडोर में है। अगला है माउंट एरकस, माउंट एरकस जो कि अंटार्कटिक में है, महाद्वीप में। और बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अंडमान निकोबार से यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या, कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये हुआ, फिर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। अब दूसरे ज्वालामुखी की तरफ चलते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी, जो डोरमंट यहाँ पर आप लोग पर है। तो डोरमंट देखिए कौन कौन सा है, वेसुवियस जो कि इटली में है। बस यहीं से क्वेश्चन ये उठाकर पूछ दिया है, यहीं से क्वेश्चन ये है। देख लीजिए आप लोग कहाँ से क्वेश्चन निकाला हुआ है। तो अभी वेसुवियस पूछ दिया, हो सकता है कि फ्यूजियामा पूछ दे जापान का, हो सकता है कि इंडोनेशिया में क्राकाटोआ है वो पूछ दे। और अंडमान निकोबार में भी एक और द्वीप है नारकोंडम द्वीप, वहां पर भी है सुषुप्त ज्वालामुखी। बताओ अंडमान निकोबार में 2 द्वीप है, एक बैरन द्वीप, एक नारकोंडम द्वीप। तो बैरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी और नारकोंडम द्वीप में सुषुप्त ज्वालामुखी। तो अभी आप लोगों ने देखा कि यही से क्वेश्चन उठा करके इस प्रथम इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा जो हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन उठा करके पूछा है डोरमंट। इसलिए मैं आप लोग को पूरे खुले तौर पर बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछना है।
कहाँ से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन को पकड़ना होगा, उसकी प्रकृति को, उसके ट्रेंड को हम लोग पकड़ना होगा, तभी जाकर हम लोग एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अब देखिए मृत ज्वालामुखी यानी डेड वोल्केनो या एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ये है अफ्रीका में किलिमंजारो जो है अफ्रीका महादेश में है, उसमें है मृत ज्वालामुखी। अगला है चिम्बेराजो, ये इक्वेडोर में है। शब्द पर ध्यान दीजिए आप लोग, चिम्बेराजो यहाँ पर है इक्वेडोर, यहाँ पर कोटोपैक्सी है। इक्वेडोर देश में दो ज्वालामुखी, एक कोटोपैक्सी और एक चिम्बेराजो। कोटोपैक्सी जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी, चिम्बेराजो जो है वो मृत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। उसके बाद म्यांमार पोपा जो ज्वालामुखी है म्यांमार में है। कोह सुल्तान और देमबंद, दो ज्वालामुखी, कोह सुल्तान और देमबंद, ये कहाँ है, ईरान में है। अगला है एकांकागुआ ज्वालामुखी, ये क्या है, एंडीज पर्वतमाला पर है एकांकागुआ। तो ये इतना ज्वालामुखी जो है मृत ज्वालामुखी है, एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी है। इसलिए अगर ज्वालामुखी संबंधित क्वेश्चन आए कि कौन सी ज्वालामुखी किस प्रकार की है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको रट लीजिए, क्योंकि ज्वालामुखी से क्वेश्चन, भूकंप ज्वालामुखी से क्वेश्चन आते हैं। और इसका इंग्लिश शब्द भी आप लोग याद कर लीजिए, जैसे डोरमेंट पूछ दिया, आप लोग एक्सटिंक्ट याद रखिए। एक्टिव तो सब लोग जानते हैं, एक्टिव मतलब सक्रिय, लेकिन एक्सटिंक्ट बहुत लोग जानते हैं, इसलिए एक्सटिंक्ट को भी याद रखिए। और इसे संबंध जितने ज्वालामुखी यहाँ पर है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। तो अभी आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, कहाँ से पूछ रहे हैं, उस प्रकृति को पकड़ना पड़ेगा, उस पूरे क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करना पड़ेगा। कि क्वेश्चन ये नहीं कि अगर 50 नंबर का जीएस आ रहा है और 25 नंबर का साइंस आ रहा है, तो हम लोग ये मान कर चले कि 50 में 40 सही कर सकते हैं, 50 में 35 सही कर सकते हैं, 50 में 45 क्यों नहीं सही कर सकते, 50 में 49 क्यों नहीं सही कर सकते हैं। ऐसा जीएस में क्यों नहीं हो पाता है, मैथ में ही क्यों होता है, रीजनिंग में ही क्यों होता है। रीजनिंग में अगर क्वेश्चन 50 चला है तो लगभग लड़के 49, 47, 50 सही कर लेते हैं, मैथ भी सही कर लेते हैं, 50 में 50 में सही हो जाता है, लेकिन जीएस में से क्यों नहीं पाता है। इसलिए तो हम लोग ये मान कर चलते हैं कि 50 में 50 सही नहीं हो सकता, 50 में 35, 40, 42 तक सही हो सकता है। तो क्यों, क्योंकि क्वेश्चन को लोग पकड़ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से है। पहले ये पकड़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से है। जब ये पता चल जाएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, तभी ना उस स्रोत को हम लोग पढ़ेंगे। स्रोत कैसे पढ़ेंगे, हमको किसी लक्ष्य को, कोई किताब, कौन सी किताब पढ़ें, पता तो होनी चाहिए कम से कम। तो पता कैसे चलेगी, जब हमको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस किताब से आ रहा है, क्वेश्चन किस बुक से आ रहा है, क्वेश्चन उस बुक के किस पेज नंबर से आ रहे हैं। तो जब ये पता चलेगा तब हम उस बुक को पढ़ेंगे, और तब जाकर 50 में 45, 48, 50 तक सही हो सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है 50 में 45 सही करना, सही हो सकती है। इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरीके से पढ़ना है, इसी तरीके से पढ़ना है, और मैं आप लोगों को ऐसे ही बताते जाऊंगा हर एक सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे हैं। ऐसा तो नहीं किताब से बाहर पूछे, किताब से ही पूछे हैं। तो हम लोग ये क्यों मानकर चले कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। सारा क्वेश्चन हो सकता है, सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जितने भी स्नातक स्तरीय पीटी में से क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारे क्वेश्चन किताब से हैं। हाँ, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए जो किताब से नहीं आते हैं, कुछ उटपटांग क्वेश्चन होते हैं जो नहीं आते हैं, लेकिन 99% क्वेश्चन किताब से ही आते हैं। चाहे लूसेंट हो, क्राउन हो, परीक्षावाणी हो, परिहार हो, यूनिक हो, कोई भी पब्लिकेशन हो, किताब से ही क्वेश्चन आते हैं। हम लोग उतना पढ़ नहीं पाते हैं, उतने ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ते, इत्मीनान से नहीं पढ़ पाते हैं, और ऊपर पढ़ लेते हैं और मान के चलते हैं किताब से नहीं आया है, पता ना कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया। इसलिए मैं आप लोगों को पेज वाइज में बताऊंगा और क्वेश्चन में दिखाऊंगा, और आप लोगों का बुक होगा, किताब होगा, तो उसमें देखिएगा पेज नंबर जो मैं बता रहा हूँ है कि नहीं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन में बताया, ऐसे ही कल भी मैं आप लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन फिर लेकर आऊंगा, और उस क्वेश्चन को भी मैं दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से आए। आज की क्लास में बस इतना ही। हमको उम्मीद है कि जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उस समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, अगर क्वेश्चन कहीं समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और कमेंट करते हैं तो हमको बहुत उत्साह होता है, वो लगता है कि नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही ढंग से पढ़ रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है, तभी तो आप लोग को लगता है कि नहीं सर से ये कहना चाहिए। और मैं जो आप लोग कहते हैं उसी के अनुसार मैं आप लोग को यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आप लोग परीक्षार्थी हैं, ज़्यादा समझ परीक्षा की आप लोगों की है। मैं आप लोग केवल गाइड कर रहा हूँ, मैं आप लोग को रास्ता दिखा रहा हूँ, पढ़ना आप ही लोग को है। इसलिए कमेंट जरूर कीजिए और ये हमको बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो, जरूर बताइएगा।
तो आज बस इतना ही। कल के क्लास में इस क्वेश्चन से आगे की तरफ हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग साइंस भी करेंगे, सारे सब्जेक्ट को धीरे धीरे करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी आप लोग कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट को हम लोग धीरे धीरे से करेंगे, क्योंकि चैनल ही आप ही लोग के समर्पित है। तो आज इतने ही रखते हैं, कल हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धन्यवाद।